Welcome to the video. Today in this video we are discussing about abscisic acid, which is fourth plant hormone, also known as stress hormone. Why this hormone is called stress hormone? तो इसका रीजन ये होगा बिकॉज जो ये हार्मोन है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलेंगे क्योंकि अदर हार्मोन सिर्फ ग्रोथ के लिए काम करते हैं, बट जो ये वाला हार्मोन होगा एब्सेसिक एसिड, ये अदर हार्मोन के अगेंस्ट काम करेगा, उनको कंट्रोलिंग के लिए काम करेगा, उनके अगेंस्ट काम करेगा। सो इस हार्मोन को हम बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन। इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन। तो ये स्ट्रेस हार्मोन के थ्रू ये काम करेगा, अदर हार्मोन के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, उनको ज्यादा सेक्रेट नहीं होने देता प्लांट के अंदर। तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन है जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था। फर्स्टली जो स्ट्रेस हार्मोन होगा फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक टी एडिकोट एंड हिज कोवर्कर। उनके जो कोवर्कर थे फ्रेडरिक टी एडिकोट और उनके कोवर्कर थे, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम पे इसको डिस्कवर किया था एब्सिसिक एसिड को, कोज लिया था इन्होंने जो कॉटन फ्रूट था उसके अंदर एब्सिजन हो रहा था। कॉटन फ्रूट के अंदर एब्सिजन को लेकर इन्होंने इसको डिस्कवर किया। सो उस टाइम पे इनको पता लगा था कि ये स्ट्रेस हार्मोन है जो अदर हार्मोन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अदर जो हमने 3 हार्मोन पढ़े हैं उनके अंदर हमने देखा है कि तीनों के तीनों हार्मोन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एब्सिजन को एब्सिजन 2 बोला गया। ओरिजिनली जो हमें मिलता है वो कौन सा मिलेगा? एब्सिजन 2। ये हार्मोन हमें ओरिजिनली मिलेगा प्लांट के अंदर, एब्सिजन 2 हार्मोन। इसका जो मेजर रोल होगा वो एब्सिजन करेगा फ्रूट के अंदर, फ्रूट एब्सिजन में, एब्सिजन के अंदर लीफ विल्टिंग जल्दी करवा देता है कई बार ये हार्मोन। तो प्लांट के अंदर जो हमें एजिंग देखने को मिलती है मोस्टली इस हार्मोन के कारण ही देखने को मिलेगी। तो हम इसके जो फंक्शन है उनकी बात हम बाद में करेंगे। डोर्मिन इसका नाम लिया गया है। अगर हम इस हार्मोन को पढ़ रहे हैं तो वहां पे मोस्टली कोज आता है डोरमेंसी। हम डोरमेंसी को पढ़ रहे होते हैं तब इस हार्मोन का मोस्टली नेम आता है। व्हाई? बिकॉज इट कॉल्ड डोरमिन। डोरमिन क्योंकि ये बर्ड को डोरमेंसी के अंदर डाल देता है या सीड को भी ये डोरमेंसी के अंदर डाल देता है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं हो पाते। ठीक है, तो जो ये डोरमेंसी के अंदर डाल देगा इसलिए इसका नाम डोरमिन भी बोला है। और बाद में, बहुत बाद में इसका नाम एबीए रखा गया। पहले इसका नाम रखा गया था स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन के बाद जैसे ही फ्रेडरिक एडिकोट ने इसको डिस्कवर किया, एबीए सेकंड रख दिया था। कॉटन फ्रूट एब्सिजन के अंदर इसको देखा गया था। फ्रूट एब्सिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि फ्रूट को लेट करवाएगा राइपनिंग के अंदर, ग्रोइंग के अंदर। सो डोरमिन अगर बर्ड स्टेज या सीड को ग्रोइंग करने में ये लेट करवा रहा है या उनको डोरमेंसी के अंदर डाल देता है तो इसको डोरमिन बोला गया। और बहुत बाद में इस हार्मोन को बोला गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का अगर हम बायोसिंथेसिस देखेंगे तो बायोसिंथेसिस के अंदर होगा एब्सिसिक एसिड है जो आईपीपी, प्रिकर्सर होगा इसका आईपीपी। तो सेस्क्यूटर्पीन की 15 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी जो एबीए होगा। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर मोस्टली ज्यादा हार्ड नहीं है, बट ये 15 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। और ये जो सिंथेसिस होगा क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड के, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्ट, इन दो ऑर्गन के अंदर जो सेल ऑर्गेनली हैं उनके अंदर मोस्टली ये सिंथेसिस होगा। एंड इसका जो पाथवे होगा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे इसका ट्रांसपोर्ट जो होगा हार्मोन का, वो सेस्क्यूट्रपीन की जो 15 कार्बन की चेन है पाथवे के अंदर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जैसा कि मैंने बताया आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ये रिस्पॉन्सिबल होगा, आगे जाकर ये बनाएगा वायोलेक्सेंथिन। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ होंगी मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो पायरोफॉस्फेट लीड करेगा सिंथेसिस ऑफ वायोलेक्सेंथिन, वायोलेक्सेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा नियोजेंथिन के अंदर, वायोलेक्सेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा नियोजेंथिन के अंदर, नियोजेंथिन के अंदर, ठीक है। और नियोजेंथिन स्लोली चेंज हो जाएगा, जो नियोजेंथिन स्लोली चेंज हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट होगा इसका जाइलम या फ्लोएम के थ्रू, दोनों का जो वायोलेक्सेंथिन है और नियोजेंथिन है इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, जाइलम भी करेगा एंड फ्लोएम भी करेगा। अब इसके ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम देखें आईपीपी से फर्स्टली यहाँ पे एक कंपाउंड और बनेगा जिसका नाम होगा जीएक्सेंथिन, जिसको हम बोलेंगे जीएक्सेंथिन। एंड जीएक्सेंथिन फर्दर कन्वर्टेड इनटू वायोलेक्सेंथिन, फर्दर वायोलेक्सेंथिन एंड देन नियोजेंथिन। Neoxanthin now converted into xanthozine, convert हो जाएगा ये xanthozine and then it convert into G18 तो ये G18 नहीं होगा यहाँ पे ABA aldehyde and then it converts into ABA एल्डिहाइड। ABA एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को रिमूव कर देगा एंड नेचुरल ABA क्रिएट कर देगा। तो इतना जो पाथवे होगा एंड जो जेंथिन के बाद का पाथवे है, हमें अगर यहाँ पे इस पाथवे की बात करें कि ये दोनों पाथवे अलग अलग होंगे और ये पाथवे अलग अलग पार्ट कौन सा होगा सेल का उनके अंदर होंगे। तो जो नियोजेंथिन तक का पाथवे है ये हमारा होगा प्लास्टिड के अंदर, जहां से आईपीपी से जीएक्सेंथिन, वायोलेक्सेंथिन एंड नियोजेंथिन बनेगा। एंड जेंथोजीन, एबीए एल्डिहाइड एंड एबीए नेचुरली ये बनेंगे हमारे साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल। तो ये दो जगह इसका पाथवे है, दोनों जगह चलेगा। प्लास्टिड के अंदर आईपीपी से नियोजेंथिन तक बनेगा, मीन आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से नियोजेंथिन तक का जो पाथवे है हमारा एबी एल्डिहाइड तक का चलेगा वो प्लास्टिड के अंदर। एंड आफ्टर जेंथोजीन, एबीए एल्डिहाइड एंड एबीए नेचुरली जो बनेंगे वो साइटोसोल के अंदर ही बनेंगे। इसके बाद इसके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उनके ऊपर हम देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होंगे अगर किसी प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर सबसे पहला आ जाएगा स्टोमेटल क्लोज। अगर किसी प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड
सिंथेसिस हो रहा है तो स्टोमेटल क्लोज का काम करेगा। स्टोमेटल क्लोज क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगी उसको रिटार्ड कर देगा, जिसके कारण ही इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला गया है। मेन प्लांट की ग्रोथ के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। प्लांट फूड नहीं बना पाएगा तो उसको जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएगा प्लांट को, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ये क्या करेगा, रिटार्ड कर देगा थ्रू द स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटल क्लोजर का जो काम होगा वो कैसे होगा, इसके अंदर जब स्टोमेटा के अंदर वाटर स्ट्रेस ज्यादा होगा, वाटर स्ट्रेस मोर होगा स्टोमेटा के अंदर, देन इसके अंदर जो ABA की कंसंट्रेशन होगी वो मोर हो जाएगी। ABA की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। ABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगी। अब स्टोमेटा क्लोजनिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल रहेगा। स्टोमेटल जो क्लोजर है वो रिडक्शन होगा गार्डनिंग, जो गार्डनिंग कर रही है इसकी सेल, जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होती है, स्टोमेटल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्टोमेटा है, इसके अंदर जो गार्ड सेल आपको दिखाई दे रही है वाली गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल। तो ये जो गार्ड सेल है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे इसके अंदर वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, ABA का जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड देन स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब स्टोमेटा क्लोजर है वो रिडक्शन ऑफ गार्ड, जो गार्ड सेल है उसकी टर्जिडिटी है वो रिडक्शन में चली जाती है, मतलब कम हो जाती है, उसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, जो वाटर का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और इसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस बाहर की तरफ आएंगे, जिसको हम बोलते हैं इफ्लक्स। ये हम ऑक्सीन हार्मोन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इफ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का और अनायन का भी, इफ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का एंड इसके अलावा अनायंस होंगे और मेलेट्स होंगे। उनका इफ्लक्स होने के कारण जो सेल की टर्जिडिटी है, वो टर्जर प्रेशर है वो लूज हो जाएगा, जिसके कारण जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब हायर ABA कंसंट्रेशन क्या करेगी, इसके अंदर जो साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन है, इसके साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे कैल्शियम का कंसंट्रेशन होगा, उसको बाहर की तरफ मूव करवा देगी और ये 2 वे से होगा। फर्स्ट वे कौन सा हो सकता है, अगर इनफ्लक्स हो जाए कैल्शियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कैल्शियम इनफ्लक्स थ्रू PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैल्शियम का इनफ्लक्स हो, या फिर कैल्शियम आयन साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाए वैक्यूल से। ऑर्गेनली है जो कैल्शियम आयन है वो साइटोसोल के अंदर चले जाएं, रिलीज हो जाएं सेल ऑर्गेनली से एंड वैक्यूल्स। ठीक है, इन दोनों से जो कैल्शियम आयन साइटोसोल के अंदर चले जाएं, इंटरनल कंपार्टमेंट हो गई, कोई भी ऑर्गेनली होगी उनसे, या फिर वैक्यूल से। तो इस प्रोसेस के अंदर अब छोटी सी घटना होगी, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। स्टोमेटल जो क्लोजर है वो कैसे होगा, जैसे ही ABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी सेल के अंदर, जब वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ABA की वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, ABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो साइटोसोलिक कैल्शियम के कारण, जो साइटोसोलिक कैल्शियम होगा, इसके कारण क्या होगा, अब ये एक्टिवेटेड कर देगा अनायन चैनल को, अनायन चैनल को
खोल देगा, ओपन कर देगा, ओपन अनायन चैनल, अनायन चैनल को ये ओपन कर देगा। ओपन कर देगा किसके अंदर ओपन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर अनायन चैनल ओपन हो गया तो वहां से लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो क्लोरीन के क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है या फिर मेलेट आयन है, वो सारे के सारे आउटवर्ड फ्लो करेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सारे के सारे आउटवर्ड फ्लो करेंगे और उसके थ्रू जो ग्रेडियंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ग्रेडियंट लो हो जाएगा। आउटवर्ड जो नेगेटिव चार्ज है उसका फ्लो क्या करेगा? जो मेलेट आयन है वो जैसे आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं, कैल्शियम आयन, मेलेट आयन, ये सारे के सारे जब आउटवर्ड फ्लो करेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ये क्या कर देंगे? डीपोलराइज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डीपोलराइज होने के कारण इसके अंदर क्या होगा? जो पोटेशियम आयन है उसके जो चैनल है उसका इनफ्लक्स जो इफ्लक्स चैनल होगा उसको तो ये ओपन कर देंगे, मीन सेल से बाहर आएंगे, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स चैनल ओपन हो जाएगा। एंड इनफ्लक्स चैनल, अगर पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ जाना है तो वहां पे ये क्लोज हो जाएगा, ये पोटेशियम आयन अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे ड्यू टू डीपोलराइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को भी इनहिबिट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर H पॉजिटिव माइनस ATPase, ये हमने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन के दौरान जब हम इनफ्लक्स और इफ्लक्स की बात कर रहे थे तब। तो इसके अंदर ATPase जो एडिशनल मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन होता रहेगा फर्दर। डीपोलराइज के कारण इसके अंदर से जो अनायंस हैं, कटायंस हैं, वो सारे के सारे इफ्लक्स हो जाएंगे जिसके कारण सेल अपनी टर्जिडिटी को लूज कर देगी। जो सेल की टर्जिडिटी होगी वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। सेल की टर्जिडिटी का लॉस होने के कारण ये क्या हो जाएगी? सेल क्लोज हो जाएगी जिसके कारण से स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज। तो इसके कारण जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ABA स्ट्रेस। मीन ABA की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा स्टोमेटा क्लोजनिंग का काम होगा। दूसरा इसके अंदर इफेक्ट आएगा इसका कि जो रूट एंड शूट ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। रूट एंड शूट ग्रोथ सेकेंड इफेक्ट देता है। तो रूट एंड शूट ग्रोथ है वो भी डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल के ऊपर। अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है रूट के अंदर देन व्हाट्स हैपन? लो वाटर पोटेंशियल है तो क्या होगा? अगर हाई वाटर पोटेंशियल है तो क्या होगा? इफ लो वाटर पोटेंशियल है देन ABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब रूट एंड शूट की बात चल रही है, पहले उसके अंदर स्टोमेटा के अंदर थी, देन ABA की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ABA की कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगी तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा रूट के ऊपर इथिलीन प्रोडक्शन के कारण। तो यहाँ पे इथिलीन प्रोडक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट देगा ये, और बाकी हार्मोन है वो अपना काम शुरू कर देंगे जिसके कारण शूट ग्रोथ होगी। यहाँ पे इथिलीन का जो इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जो सप्रेसिंग हार्मोन है इथिलीन प्रोडक्शन होगा। इथिलीन के प्रोडक्शन के कारण जो शूट ग्रोथ है या रूट ग्रोथ है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। इस हार्मोन का जो रोल होगा वो लेस हो जाएगा एब्सिसिक एसिड का। थर्ड इसमें आ जाएगा डोरमेंसी।
मीन कोई भी सीड है अगर ग्रोथ स्टेज में नहीं है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो वो डोरमेंसी के अंदर है, उसके अंदर ए का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ए के लेवल को अगर हम डिक्रीज कर दें उसके अंदर से, तो सीड ग्रो करना जर्मिनेटिंग स्टेज के अंदर आ सकता है। बर्ड के अंदर भी ऐसा होता है, मोस्टली वो ग्रो करना कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ए का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो एक हार्मोन हमने पढ़ा था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम सीड के अंदर या किसी बर्ड के अंदर ए और जिब्रेलिन का रेशो ए एंड जिब्रेलिन इन दोनों का रेशो नॉर्मल कर दें तो वो ग्रो हो जाएगा। मीन जो ए हार्मोन है वो डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिब्रेलिन हार्मोन है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जर्मिनेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद आगा वीवी पेरी। अब प्लांट वीवी पेरिटी शो करते हैं, कुछ प्लांट जो ड्यू टू एब्सिसिक एसिड सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ए का रोल होगा। ए के रोल के कारण ही कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो वीवी पेरिटी शो करते हैं। और वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं जो वीवी पेरिटी को शो करेंगे? तो यहाँ पे वीवी पेरिटी में क्या होगा, जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है तो वो सीड क्या होगा, प्लांट से अलग नहीं हो पाता इस स्टेज के अंदर। तो जो सीड होगा वो मैटरनल प्लांट है उसके साथ चिपका रहता है, मैटरनल प्लांट उसके साथ चिपका रहेगा। तो ये रेयरली तो हमें देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर ये प्रोसेस हमें रेयरली बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर लार्जली देखने को मिले तो वो मैनग्रोव्स ट्री के अंदर हमें लार्जली देखने को मिलती है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट है मैटरनल प्लांट, उनके साथ सीड जुड़ा रहेगा और सीड वहीं पे जर्मिनेट होना शुरू कर देगा। मीन जैसे ये सीड है, कोई भी मैटरनल प्लांट के साथ ये जुड़ा हुआ सीड है, तो ये सीड क्या करेगा, यहीं पे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ये प्लांट है तो यहीं से ये सीड जब जर्मिनेट हो जाएगा, मीन एक एम्ब्रियो के रूप में आ जाएगा। वीवी पेरिटी शो कैसे करेगा, एम्ब्रियो के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से सेपरेट होगा और नीचे मड के अंदर गिरेगा और मड के अंदर सीधी इसकी रूट यहाँ पे गिरेगी और यहाँ से फिर ये फर्दर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी वीवी पेरिटी। उसके बाद आएगी हमारी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में ए का क्या रोल होगा? अगर ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या आयन जो फ्लक्स है रूट के अंदर वाटर स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ए अगर ज्यादा होगा तो रूट के अंदर जो आयन स्ट्रेस है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। जो आयन स्ट्रेस है, जैसे फ्लक्स नेचर होगा, इनफ्लक्स हो सकता है, इनफ्लक्स हो सकता है रूट के अंदर, हाइड्रोलिक जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी इसके अंदर और वाटर मूवमेंट को ये स्ट्रेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वाटर की मूवमेंट होगी जो उसको डिक्रीज कर देंगे। तो ये थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे।